गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर 7 है सामाजिक संस्थाएं, वर्ण, जाति, अस्पृश्यता एवं लैंगिक संबंध। तो वर्ण व्यवस्था की बात है या सामाजिक संस्थाओं की बात है। सामाजिक विकास क्रम में भारत में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ और इसने समाज को ऊपर से नीचे तक विभाजित कर दिया और इसी वर्ण व्यवस्था से आगे चल करके जाति प्रथा का उदय हुआ। इन जातियों से विवाह संबंधों के नियम भी बने और इससे भारत में विवाह प्रणाली भी उभरी। फिर इसी क्रम में आगे जातियों के विवाह अपनी जाति में होने लगे और इससे भारतीय और प्रत्येक जाति अपने आप को पवित्र और श्रेष्ठ घोषित करने में लगी हुई थी और इससे भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक कलंक के रूप में उभरी और इसने भारत के पूरे समाज के ताने बाने को बदल दिया। भारत में आर्थिक सामाजिक विकास के कर्म संबंधों में ही प्राचीन भारत में लैंगिक संबंधों का भी निर्धारण हुआ जो समानता पर आधारित नहीं थे। परिवार पितृसत्तात्मक थे और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिकार कम थे। समाज में बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा देवदासी जैसी प्रथाओं ने उनकी स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। इस अध्याय में हम सभी सामाजिक संस्थाओं के वर्ण, जाति, अस्पृश्यता एवं लैंगिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। वैदिक काल में इसकी प्रारंभिक वर्ग उभर करके आया, उसे वर्ण का नाम दिया गया और मुख्य तौर पर जाति के आधार पर ही समाज का संचालन और नियंत्रण भारत में होता रहा है। तो वर्ण की जहाँ तक बात करें तो एक साधारण नागरिक के लिए वर्ण का अभिप्राय हिंदू समाज का 4 वर्णों में विभाजन है जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं। और प्रारंभ में आर्यों तथा अनार्यों में रंग के आधार पर भिन्नता दिखाने के लिए वर्ण का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का किसी भी वर्ग के लिए प्रयोग नहीं हुआ। यह आर्य वर्ण जो गोरे रंग के थे या आर्य लोग जो दास थे जो काले रंग के थे, बस उन्हीं को अलग से दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में जो वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ उसमें उसकी पहचान ऋग्वैदिक काल में बननी प्रारंभ हो गई थी। वैदिक काल में इसका स्पष्ट रूप उभर करके आया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उद्भव विकास का अध्ययन भी इसी रूप में हम कर सकते हैं। जो ऋग्वेद में 2 तरह के समूह थे, एक आर्य और एक अनार्य। जो गोरे रंग के थे, जो ऊंचे कद वाले, उन्नत नासिका वाले, आकर्षक व्यक्तित्व वाले बताए जाते हैं, वो आर्य थे। और जो काले रंग के थे, छोटे कद के थे, छोटी नाक वाले, जो आकर्षक व्यक्तित्व नहीं था जिनका, वो अनार्य बताए गए। बाद में 3 वर्ग आए, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। उसके बाद ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में 4 वर्णों की उत्पत्ति का पहली बार दशम मंडल में आया। पुरुष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध दशम मंडल में इस मंत्र में भी कहा गया है कि वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष या विराट पुरुष से हुई है और ब्राह्मण उसका मुख, राजन्य बाहु, अक्षत्रिय जिसे हम बोलते हैं, और जंगा वैश्य थे। शूद्र उसके पांव से उत्पन्न हुए। इस सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, विष की उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख, बाहु और जंगा से नहीं बतलाई गई, बल्कि ये तीनों मुख, बाहु और जंगा के समान बताए गए हैं। तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न होने का लाक्षणिक अर्थ यह है कि उसका जन्म 3 वर्णों की सेवा के लिए हुआ है। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था कर्म और गुण के आधार पर स्थापित हुई और इसमें जन्म का महत्व समाज में नहीं था और कहीं भी वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव प्रकट नहीं था और चारों ओर वर्णों के मध्य मित्रता और बंधुता की बात इसमें कही गई है। आगे चल करके पुरोहितों को ब्राह्मण कहा जाने लगा जिन्होंने समाज में सर्वश्रेष्ठता की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। उसे दिव्य बताया गया था
यानी उसे भूदेव की संज्ञा भी दी गई थी, यानी जिसमें देवताओं का वास है वो ब्राह्मण कहलाए, जो बड़े बड़े यज्ञ करने का अधिकार जिनके पास था, कर्मकांड का अधिकार था। और क्षत्रिय वर्ण का संबंध राज परिवार से था। तीसरा तो यह क्षत्रिय वर्ण वो था जो अपने कर्म के माध्यम से वो ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर सकता था। इसके बाद वैश्य का स्थान भी निर्धारित हुआ। वो ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न था, जो पशुपालन और अन्न का उत्पादन करता था। इसके बाद शूद्र का स्थान था, जो तीनों वर्णों के बाद आया, जिसका कार्य इन तीनों की सेवा करना था। जो यज्ञ के लिए जो दूध नहीं ला सकता था, वह यज्ञ नहीं करवा सकता था, और वह यज्ञ स्थल पर नहीं बैठ सकता था। उसे वेद अध्ययन और शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया गया। जो चौथा वर्ण आया उसको वेदोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था है, वो कर्म तथा गुण के आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा गया। उसमें महाभारत में भी कहा गया कि ब्राह्मणों को उनके आचरण के आधार पर ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। यदि शूद्र सदाचारी हो तो उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की। यानी इनसे पता चलता है कि परवर्ती काल में भी एक धारा वर्ण का आधार व्यक्ति के गुण और उसके कर्म को स्वीकार कर रही थी, था जन्म का उसमें महत्व नहीं था। अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण था जाति प्रथा की जो उत्पत्ति हुई, वह समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर धीरे धीरे इस स्थिति को प्राप्त कर रही थी। यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और अक्षुद्र का पुत्र अब शूद्र था। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को धर्म से जोड़कर विशुद्ध कर्तव्य बताए गए, जहां मनु ने सत्य, अहिंसा, पवित्र रहना तथा इंद्रिय निग्रह आदि 4 वर्णों के धर्म कर्तव्य बतलाए गए हैं। उसमें बताया गया कि मनु ने कहा कि वेदों को पढ़ना ब्राह्मण का, प्रजा की रक्षा करना क्षत्रियों का, व्यापार करना वैश्यों का प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने ब्राह्मणों को दंड प्रणाली में भी विशेष छूट थी। ब्राह्मणों को कर से भी मुक्त रखा गया। इसके विपरीत शूद्रों पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए। उन्हें आजीविका तथा विशेष अधिकारों का निर्धारण भी कर दिया गया था। उसे त्यागने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा लगता कि बाद के काल में एक एक वर्ण में असंख्य जातियों के समूह बढ़ने लगे थे। इन जातियों के व्यवसाय भी तय कर दिए गए थे और किसी भी शूद्र व्यक्ति को अपने कर्म को छोड़ने का अधिकार नहीं था। यानी यूँ कह के अपने कर्म को बदलने का अधिकार नहीं था। अब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वर्ण सैद्धांतिक रूप से ही कार्य कर रहा था। वास्तविक तौर पर समाज व्यवस्था का संचालन था नियंत्रण जाति प्रथा के आधार पर होने लगा था, जिसका आधार जन्म होता था। तो जाति के बारे में बात करें तो भारत की सभी सामाजिक संस्थाओं में जाति सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत संस्था है। जाति प्रणाली को समझे बगैर हम भारत की सभ्यता संस्कृति को नहीं समझ सकते। डॉक्टर R.N. सक्सेना ने भी कहा कि भारतीय समाज और सामाजिक संस्थाओं में विचार व्यक्त किए हैं कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार रही है, जिससे हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। तो जाति का अगर अर्थ यानी परिभाषा की बात करें तो जाति जन धातु से मानी जाती है। जन का अभिप्राय है प्रजाति या जन्म से लिया गया है, और अंग्रेजी में जन्म को कास्ट बोलते हैं। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा की कास्टा से स्वीकार की गई है, यानी इसका अर्थ है नस्ल, प्रजाति एवं जन्म से लिया गया है। भारत में भी जाति प्रथा पर यह निष्कर्ष स्वीकार किया जाता है कि जाति प्रथा का संबंध जन्म से होता है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशेष व्यवसाय था और उसका अपना एक विशेष स्थान था। भारत की सभी जातियों में प्रचलित जाति प्रथा एक विशिष्ट, एक जटिल प्रथा है, जिसके बारे में कई परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें हर्बर्ट रिजले कहते हैं कि जाति परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका की सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है, एक ही पारंपरिक व्यवसाय करने पर बल देता है और एक सजातीय समुदाय के रूप में उसके द्वारा मान्य होता है, जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है।
केतकर भी कहता कि जाति एक सामाजिक समूह जिसकी दो विशेषताएं हैं। पहला, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने उस जाति में जन्म लिया हो। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने के लिए रोक दिए जाते हैं। और भी काफ़ी इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। मजूमदार ने भी कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। तो जातियों की विशेषताएं हैं, तो जातियों की विशेषताओं में है अंतर्विवाह। जातियां अंतर्विवाह इकाइयां हैं। इसका अभिप्राय है कि एक जाति के सदस्यों का विवाह उसी जाति में होता है, यानी ये जाति संबंधी विवाह संबंधी नियम है। इसीलिए इसको एक बंद वर्ग माना गया है। वो दूसरी जाति में शादी करना पर रोक थी इसके, और विवाह संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करते थे। जो दूसरी जाति में अगर शादी करता था तो उस जाति से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। दूसरा, श्रेणीबद्धता। ये श्रेणीबद्ध जातियों थी जिनमें ऊपर से नीचे तक सबका स्थान निर्धारित था। ब्राह्मण सबसे ऊपर था, फिर अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निम्न वर्ग में था। इसके बाद परंपरागत व्यवसाय। सभी जातियों के अपने परंपरागत व्यवसाय थे और उसी से हमारी जातियां आगे बढ़ी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन वर्णों का उदय हुआ और उन्हीं से इन जातियों का कार्य शुरू हुआ। इनके अपने कार्य थे। बड़े पैमाने पर काम करने वालों की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। और जैसे जैसे राज्य का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, काम करने वाले, कई प्रकार के काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। जैसे कृषि, लकड़ी का काम, धातु का काम, कारीगर, सेवक आदि कई प्रकार के समूहों का उदय हुआ। ये पेशे पिता से पुत्र तक पहुँचते रहे। इसके बाद पवित्रता था अपवित्रता की धारणा। पवित्रता की अगर बात करें तो इसमें सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मण का था, और उसके बाद पवित्रता यानी पवित्र, सबसे ज़्यादा पवित्र ब्राह्मण को मानते थे। फिर इसके बाद अक्षत्रिय और वैश्य का था, और बाद में कुछ भोजन में भी पवित्रता अपवित्रता की धारणा थी। कुछ भोजन सात्विक गुणों को जन्म देते थे, जैसे फलों का सेवन। कुछ भोजन रजोगुणों को जन्म देते थे। कुछ पेय पदार्थ या भोजन जो रजोगुण पैदा करते थे, तथा कुछ भोजन पेय पदार्थ तामसिक गुणों को जन्म देते थे। मांसाहार और शराब का पान अपवित्र माना जाता था। बौद्ध धर्म में भी ये बातें सामने आई। और पवित्र कर्मों से जातियां अपना दर्जा ऊंचा करने का प्रयास करती थी। चरम कर्म, मरे पशुओं को गांव से बाहर ले जाना, उनकी चमड़ी उतारना, गंदगी की सफाई करना, ये निम्न कर्म मानते थे, और ऐसी जात काम करने वाली जातियों को अछूत मानते थे। सामान्य संस्कृति, एक जाति सामान्य संस्कृति का पालन करती थी, उनकी जीवन शैली बन जाती थी वही, और उसी के विश्वास, मूल्य, व्यवहार के नियम, रहन सहन से, ये सभी उन्हीं के रहन सहन से उभर करके आते थे। जैसे ब्राह्मण जाति के लोग एक सामान्य संस्कृति के अंग दिखते थे, और क्षत्रिय, राजपूत की अपनी संस्कृति थी, और निम्न जातियों के रहन सहन, विश्वास, रीति रिवाज वो अपने प्रमुख थे। जातीय पंचायतें थी। कुछ भागों में जातीय पंचायतों का भी प्रचलन था। ये अपने स्तर पर अपने सामाजिक जीवन का नियंत्रण करती थी। ये अपने खान पान का भी नियम बनाती थी। ऐतिहासिक संदर्भ में जातियों की उत्पत्ति और विस्तार की अगर हम अध्ययन करें तो वैदिक काल में जाति प्रथा का उदय ये पूर्व वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ, और इसमें आर्य और अनार्यों का भी उल्लेख आया। 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उल्लेख है। इस काल में समाज पशुचारी अवस्था में मानते थे, और ये कहते थे कि ईश्वर से पशुधन की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस काल में हमें जाति नाम का इकाई का पता नहीं चलता। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 500 ईसा पूर्व था, यहाँ 4 वर्ग आ चुके थे। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, और इन वर्गों में क्षत्रिय की स्थिति भी शक्तिशाली हो गई थी। इन वर्गों के कर्तव्यों विशेष अधिकारों का भी उल्लेख इसमें आया। वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है, किंतु वैश्य को द्विज का दर्जा भी प्राप्त था, परंतु शूद्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।
धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था को लोग स्वीकारते गए और उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में जाति जैसी व्यवस्था बनने लगी थी। परंतु जाति कोई नई खोज नहीं थी, बल्कि जैसे ही समाज के राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी हुई और उसी से समाज में कारीगरों, शिल्पकारों, व्यावसायिक रूप से संगठित समूहों को वर्णों के रूप में उपयुक्त स्थान प्रदान किया गया और उत्पादन प्रणाली में जैसे कृषि, शिल्प, कारीगरी में शामिल लोगों को जाति विशेष नाम देकर के वैश्य तथा शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया। समाज में निम्नतम काम करने वाले लोगों को वर्ण से बाहर रखा गया। जो अपवित्र काम करते थे उनको वर्ण से बाहर रखा गया, उन्हें ऐसे प्रसिद्ध अछूत उनको बोल दिया गया। जैसे वैदिक ग्रंथों में व्यवसाय से जुड़ी अनेक जातियों के नाम मिलते हैं, जैसे सुत यानी सारथी होते हैं, लोहार, रथकार, बढ़ई, हिरण्यकार यानी स्वर्णकार कहते हैं, वाय बुनकर, कुलाल जिन्हें कुंभकार बोलते हैं, मणिकार, शुराकार, शवनी, निश्वान यानी रक्षक, निषाद आदि जातियों के नाम आते हैं। बाद में ये जातियाँ पहले तो शूद्र वर्ण में थी, लेकिन इनके पेशे वंशानुगत होते चले गए। वेदोत्तर काल में जाति प्रथा थी 600 से 300 ईसा पूर्व। इसमें लो तकनीक के प्रसार के कारण कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। इस काल में 16 महाजनपद उभर करके आए और इन्होंने कृषि, व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा दिया। राज्य की शक्तियाँ बढ़ी, नगरों का उदय हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति ऊंची बनी रही। यद्यपि बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय को ब्राह्मण से ऊंचा बताया गया, परंतु इनमें जोर देकर के बताया गया कि इसलिए बताया गया ताकि जातियों पर नियंत्रण रखा जा सके। इस काल में कृषि और व्यापार में विकास ने वैश्य वर्ग की स्थिति को मजबूत कर दिया गया। भूमि का महत्व भी बढ़ गया। जिनके पास भूमि की बड़ी मात्रा थी वो भूमि का स्वामी माना गया। वह दासों तथा शूद्र मजदूरों को कृषि कार्य में लगाने लगा। जो जनजातियां कृषि के प्रसार कार्य में आई, वैदिक लोगों के संपर्क में आ रही थी, वे खेतों पर मजदूर के रूप में काम करने लगी। ये गृहपति व्यापार में भी भाग लेने लगे। वैश्यों तथा बढ़ती हुई शूद्र जातियों ने वैदिक धर्म द्वारा स्थापित समाज व्यवस्था का विरोध किया तथा नए उभर कर आए बौद्ध और जैन धर्मों को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। और संक्षेप में हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का जाति पर प्रभाव पड़ा। मौर्य काल में जाति प्रथा की अगर हम अध्ययन करें तो मौर्य काल में 300 से 200 ईसा पूर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका में भी इनका वर्णन आता है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों के रूप में किया है। ये न तो वर्ण व्यवस्था से मेल खाता है न जाति प्रथा से। ऐसे लगता है कि यूनानी लेखक का अपना कोई दृष्टिकोण रहा होगा। कौटिल्य ने भी आर्थिक परिवर्तनों का जाति पर प्रभाव को दर्शाया गया है। इनके अलावा कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने की अनुमति अर्थशास्त्र में दी गई है। इसमें अष्टंभ यानी अर्थशास्त्र में जिन वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है उनमें अम्बष्ठ ब्राह्मण पुरुष था। वैश्य क्षत्रिय से उत्पन्न संतान जो थी उसे वो वर्ण संकर जातियों में लिया गया। निषाद ब्राह्मण था, शूद्र स्त्री से पैदा हुए। पार्श्व निषाद के समकक्ष। अक्षता शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न संतान। शुद्ध अक्षत्रिय पुरुष व ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान। पुलकश निषाद पुरुष व स्त्री से, शूद्र स्त्री से जो पैदा हुए वो पुलकश। चंडाल और शवपाक बोले गए जो अक्षता पुरुष व उग्र स्त्री से जो संतान पैदा हुई इत्यादि प्रमुख है। कौटिल्य ने इनमें से चंडाल को छोड़कर के शेष अन्य जातियों को शूद्र माना है। इसके अलावा इस काल में तंतुवाय, जुलाहे, रजक, धोबी, दर्जी, सुनार, लोहार, बढ़ई व्यवसाय करने वाली जातियों का भी वर्णन किया गया है। और कौटिल्य लिखते हैं कि मौर्य काल में यह जाति प्रथा कठोर हो गई थी। मौर्योत्तर काल में भी केंद्रीय सत्ता जैसे कमज़ोर हुई और विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और मनुस्मृति में भी 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। इस सारी स्थिति में ब्राह्मणवाद में जो प्रतिक्रिया हुई वह 2 प्रकार की थी। एक, मनु ने शूद्रों के लिए कठोर नियम बनाए, तब वैश्यों शूद्रों को विरोधपूर्वक बलपूर्वक दबाए रखने की बात कही। विदेशी लोगों को क्षत्रिय वर्ण में स्वीकार कर लिया गया। कुछ विदेशी शासकों तथा बौद्ध धर्म अपनाने से इनका भारतीय समाज में समावेश आसान हो गया। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भी जाति प्रथा में परिवर्तन आए।
बड़े पैमाने पर विदेशियों का भारतीय समाज में क्षत्रियों के रूप में समावेश हुआ। जनजातियों से हिंदू समाज में मिलाने की प्रक्रिया तेज हुई। नए व्यवसाय से जुड़ी कायस्थ जाति का उदय हुआ। अस्पृश्य जातियों में भी वृद्धि हुई। इसमें गुप्त और गुप्तोत्तर काल में वर्ण और जाति व्यवस्था में समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बंट रहा था गुप्त काल में, और अलग अलग बस्तियों पर बल दिया गया था। यानी सभी वर्णों की अलग अलग बस्तियां बने। न्याय तथा दंड व्यवस्था में भी वर्ण के आधार पर भेदभाव किया जाता था। गुप्त काल में भी अक्षत्रिय वैश्य का भी काम करने लगे थे। वैश्य वर्ण की अनेक जातियों ने क्षत्रियों का कार्य करना शुरू कर दिया था। गुप्त वर्धन शासक वैश्य वर्ण से ही माने जाते हैं। वैश्यों ने क्षत्रिय तथा शूद्र जातियों के कर्म अपनाए। इनमें सैन्य, व्यापार और वाणिज्य के कार्य में शामिल होने लगे थे। पुराणों में भी कहा गया कि शूद्र क्रय विक्रय और व्यापारिक लाभ से जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और अमरकोश में ऐसी शिल्प जातियों में माली, धोबी, कुम्हार, जुलाहे, दर्जी, चित्रकार, शास्त्रकारों, चर्मकारों, लोहारों, शंख शिल्पियों, नर्तकों, अभिनेताओं, वाद्यवादकों, बढ़ई, स्वर्णकारों आदि के नामों की सूची दे दी थी। और गुप्त काल में भी वर्ण संकर जातियों का बनना जारी रहा था। गुप्त काल में एक नई जाति उभर करके आई थी जिसे कायस्थ बोलते हैं, जो राजकीय सेवा से संबंधित थे। अस्पृश्य गुप्त और गुप्तोत्तर काल में वर्ण में शामिल जातियों से बाहर से वैदिक काल के अंत यज्ञ कहा जाता था। ये जातियां अस्पृश्य या अछूत थी। अब आर्यकरण की प्रक्रिया में इन जातियों की संख्या बढ़ी थी। गुप्त काल के अनेक ग्रंथों में अछूतों का खास तौर पर चंडालों का वर्णन बहुत अपमानजनक किया गया है। इन्हें अपवित्र, चोर, क्रोधी, लोभी, झगड़ालू कहा गया है। इसके बाद जाति प्रथा के लाभ और हानियों की अगर बात करें तो जाति प्रथा के लाभ थे। सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में जो लाभ हुआ वो ये थी कि प्रत्येक जाति ने अपने सदस्यों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है, क्योंकि वह उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन शैली को निर्धारित करती रही है। जैसे जाति व्यवस्था जाति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण, व्यवसाय तय करती थी जो उसे वंशानुगत रूप से प्राप्त होता था। उस व्यवसाय से उसकी रोजगार संबंधी समस्या हल होती थी तथा उस पेशे में उसकी महारत भी होती थी। साथ ही जाति व्यक्ति के विवाह समूह का निर्माण भी करती थी। जाति के लिए समाज के लाभ थे। इसमें भारतीय समाज को स्थिरता मिली, यानी इसे बिखरने से रोक करके जाति प्रथा ने एक प्रकार से समाज की रक्षा की। भारत जैसे बहुल समाज के लिए जाति प्रथा उपयोगी सिद्ध हुई। हट्टन लिखते हैं कि जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि उसे एक अद्वितीय संस्था बना देता है, ये रहा कि यह भारतीय समाज को अखंड बनाती रही, जो विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ती रही। सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, इसे कहते हैं कि भारत में राजनीतिक स्थिरता भी आई, यानी इस वजह से भारत की जनता बर्बरता के दौर से बच गई। दुबई लिखता है कि भारत ने सदा अपना सिर ऊंचा रखा, विविध विज्ञानों, कलाओं तथा सभ्यता का संरक्षक और विकास कार्य किया, तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी जाति प्रथा को है। इससे श्रम का विभाजन हुआ, दायित्व निर्वाह की भावना इससे बढ़ी, यानी सभी जातियों ने अपने अपने कार्य के उत्तरदायित्व का जो निर्वाह था वो किया। धार्मिक सहिष्णुता भी इससे आई। जाति प्रथा की हानियाँ भी काफ़ी हुई। इसे निम्न जातियों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। उन्हें अनेक पीड़ित जातियों ने हर प्रकार की निर्योग्यताओं एवं प्रतिबंधों व परेशानियों को झेला, लेकिन कभी विद्रोह नहीं किया। अस्पृश्यता का जन्म हुआ। इससे जाति प्रथा से जो शूद्र जो थे, निम्न कार्य करने वाले लोगों को अछूत करार दिया। उन्हें पवित्रता तथा अपवित्रता से जुड़ी व्यवस्था ने जातियों को ऊपर से नीचे तक श्रेणीबद्ध कर दिया। अछूत जो लोग थे वो उच्च जाति के लोगों को छू नहीं सकते थे, उनके कुओं से जल नहीं भर सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, दंड में भी उनसे भेदभाव किया जाता था। आर्थिक विकास में भी बाधा आई, क्योंकि जाति के कारण भारत का जो लोगों का जो कुशलता थी, जो स्किल थी, जो दक्षता थी, वो उभर करके सामने नहीं आई, और इससे आर्थिक विकास में भी बाधा आई। स्त्रियों की निम्न स्थिति, जाति प्रथा मुख्य तौर से पुरुष प्रधान व्यवस्था थी, जिससे स्त्रियों की व्यवस्था बिल्कुल दयनीय थी। स्त्रियां जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकती थी और
उच्च जातियों में उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति भी नहीं थी। सती प्रथा का प्रचलन भी एक निर्मम व्यवस्था थी। सामाजिक व राजनीतिक एकता में बाधा आई क्योंकि इससे फूट के बीज भी इससे बोए गए। इसे ऊंच नीच की भावना ने कुंठित भाव लोगों के दिल में भर दिए थे और जाति के आधार पर कोई उच्च मान करके किसी को नीच मान करके उच्च व्यक्ति उसको दबाता था और झगड़े होते रहते थे। सामाजिक संस्थाओं का जन्म, और इससे अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाओं का जन्म हुआ, परंतु कुछ विद्वान इसकी उपयोगिता पर भी बल देते हैं तथा इसमें आई बुराइयों को दूर करने का उन्होंने सुझाव भी समय समय पर दिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।